मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 5 राज्यों के बारे में जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का कार्य संपन्न हो चुका है, जिन 5 राज्यों में परिणाम 4 मई को निकल कर आने वाले हैं। और विशेषकर हम उन 2 राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही है। हम चर्चा संक्षिप्त में करेंगे उन 3 राज्य के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। विस्तृत चर्चा करेंगे उन 2 राज्यों के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मेरा मानना है दोस्तों कि जितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है उन 3 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, उतना ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हार कर भी उपलब्धि हासिल कर रही है उन 2 राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में है। 10 वर्षों की सरकार है। संभावना है कि फिर अगले 5 वर्ष के लिए चुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है। पुडुचेरी दूसरा ऐसा राज्य है दोस्तों जहां के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी के साथ वहां एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए का सरकार बनना तय है पुडुचेरी। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां के बारे में माना जा रहा है, अधिकतर सर्वे एजेंसियां ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी लगभग तय है। 192 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विभिन्न एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो 2 ऐसे राज्य बच गए दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। वो राज्य है तमिलनाडु और वो राज्य है केरल। दोस्तों, ये 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो हार रही है, लेकिन जहां केरल में चुनाव हार कर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह उपलब्धि छोटी उपलब्धि नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरती हुई दिख रही है। अधिकतर जो सर्वे एजेंसियां हैं जिनका एग्जिट पोल आया है, उन सभी ने लगभग 20% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के हक में दिखाया है और 6 से लेकर 11 सीटों तक का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया गया है। अगर मान लीजिए 6-7 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को केरल में हासिल होता है और 20-22% वोट हासिल होता है, भारतीय जनता पार्टी के हक में आता है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन लेफ्ट फ्रंट चुनाव हार जाती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए केरला की राजनीति में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। और यह उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को 2031 के विधानसभा चुनाव में केरल में तीसरी शक्ति नहीं बल्कि पहले और दूसरी शक्ति के लिए सामर्थ्यवान बनाएगी। कैसे बनाएगी? क्या होगा उसका कारण, क्या फैक्टर होगा? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि केरल में सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है। केरल में सरकार बनती हुई दिख रही है कांग्रेस लेड यूडीएफ की। और इस यूडीएफ की दूसरी बड़ी पार्टी है आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मतलब समझिए आप, कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कॉम्बिनेशन है। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, 2014 से लेकर अब तक जहां जहां कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी है। सच है या गलत है? जिस किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सीधा कांग्रेस के साथ हुआ है, क्षेत्रीय दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत कम्युनिस्टों के साथ भी बीजेपी को नहीं होती है, बशर्ते कम्युनिस्टों के साथ मुकाबला सीधा होता हो। केरल में कम्युनिस्टों के साथ बीजेपी का मुकाबला सीधा नहीं था, बीच में है कांग्रेस। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब होती हुई दिख रही है। वरना भारतीय जनता पार्टी पहली या दूसरी शक्ति के रूप में भी उभर सकती थी यदि वाम मोर्चे के साथ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ बीजेपी का सीधा मुकाबला हुआ होता तो। इसके कई उदाहरण हैं। पूरे देश भर की राजनीति में जितने भी छात्र संघ हैं, विश्वविद्यालय कैंपस हैं, शैक्षणिक संगठन हैं, हर जगह कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंकने वाला संगठन का नाम है केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी। मतलब जो जड़ होता है वामपंथ का, उस जड़ को खोखला करने का काम किसने किया है देश में? एबीवीपी ने।
मतलब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला हुआ है वामपंथियों का, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी है, आरएसएस भारी पड़ा है, एक्सेप्ट केरल, चूंकि वहां बीच में कांग्रेस है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की असली ताकत है, हिंदू वोटर्स, असली ताकत है, और बीजेपी भी उन्हीं हिंदू वोट बैंक के आश्रय है। कभी भी किसी भी राज्य में कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, वामपंथी पार्टियां हो या कोई क्षेत्रीय दल हो, उसकी तख्ता पलट करने का सपना संजोती है। तो जब तक वामपंथी सत्ता में हैं, तब तक, जब तक कांग्रेस भी एक विकल्प के रूप में है, तब तक, और कांग्रेस के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का विकल्प वहां के मतदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वो वामपंथी पार्टियों को भी एक विकल्प बना के रखें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में लेफ्ट की पार्टियां वहां कंपैरेटिवली अधिक मजबूत मानी जाती है। मजबूत क्यों मानी जाती है? इसलिए कि वर्षों सत्ता में रही है, और केरल वह राज्य है दोस्तों जहां वामपंथी पार्टियों की पहली चुनी हुई सरकार बनी थी 1957 में ही, जब ईएमएस नंबूदिरीपाद पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने थे भारत में। तो इसीलिए ऐतिहासिक ताकत है वहां, ऐतिहासिक कारण है। उसके अलावा लगभग 50% आबादी गैर हिंदू है, 26.5% मुसलमान, 18.5% ईसाई, ये गैर हिंदू वोटर्स हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जब वाम मोर्चा सत्ता से बाहर हो रही है, तो फिर लड़ाई किसके बीच होगी? सीधी लड़ाई होगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में सरकार बीजेपी की। अब मजा आएगा बीजेपी को केरल में कांग्रेस से लड़ने में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से लड़ने में मजा आएगा। क्योंकि केरल में इजावा, जिस जाति से पिनराई विजयन आते हैं, वही जाति में आधार सबसे ज्यादा वोट सीपीएम को भी मिलता है, बीजेपी को भी मिलता है। कैसे लड़े बीजेपी? यह दिक्कत थी बीजेपी के साथ। अब जब सीपीएम सत्ता से बाहर है, तो बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएगी, ज्यादा बेहतर तरीके से अलायंस इजावा, नायर, दलित बीजेपी ज्यादा बेहतर बना पाएगी। सीपीएम के रहते हुए वो बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में भी जिस प्रकार से पलानीसामी ने अन्नामलाई को किनारे लगाया, उसका परिणाम अब निकलकर आता हुआ दिख रहा है। कोई संभावना ऐसी दिख नहीं रही है कि पलानीसामी मुख्यमंत्री बनने का। पलानीसामी का मतलब क्या है? पलानीसामी का मतलब है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। मतलब क्या है? मतलब वो है कि द्रविड़ियन राजनीति में हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट द्रविड़ियन राजनीति। आप याद कीजिए, एमजी रामचंद्रन के जमाने से ही, एमजी रामचंद्रन के जमाने से ही जो सॉफ्ट द्रविड़ियन, जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले द्रविड़ियन जो तमिलनाडु के लोग हैं, वो एआईएडीएमके को वोट करते आ रहे थे। अब वो वोटर्स किधर देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। स्टालिन का विरोध का प्रतीक कौन बनकर उभरा था? अन्नामलाई। अन्नामलाई को किनारे लगाया पलानीसामी ने। क्यों? इसीलिए कि पलानीसामी को लग रहा था कि अन्नामलाई का राजनीतिक कद बढ़ने से पलानीसामी का कद छोटा हो जाएगा। अब पलानीसामी भूगते, क्योंकि अन्नामलाई केवल एक व्यक्ति नहीं, अन्नामलाई ने जिस प्रकार का संघर्ष विगत 5 वर्ष तमिलनाडु में किया एमके स्टालिन के खिलाफ, आज उसका लाभ विजय को मिलता हुआ दिख रहा है। उसका लाभ अन्नामलाई को मिल सकता था, उसका लाभ पलानीसामी को नहीं मिल सकता था, इसलिए कि पलानीसामी इज ऑलरेडी ट्राइड, टेस्टेड बट नॉट ट्रस्टेड। पलानीसामी पहले ही टेस्ट किए जा चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे। जब विकल्प मिला तीसरा, तमिलनाडु की जनता तीसरे विकल्प की तरफ जाती हुई दिखी है। अब सत्ता सरकार या तो एमके स्टालिन की बनती हुई दिख रही है, या फिर विजय मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई भी बनेंगे, कारण एक ही होगा,
या तो गुस्सा जीता तो विजय, अगर स्टालिन विरोधी वोट बट गई इसका मतलब फिर स्टालिन, और अगर गुस्सा जीता तो विजय। अगर विजय को बहुमत मिल गया टीवीके को तो ये विजय मिले ही विजय को यदि विजय मिला, कारण क्या था? एंटी इनकम्बेंसी। उस एंटी इनकम्बेंसी को क्रिएट करने वाला कौन था तमिलनाडु में? अन्नामलाई की बड़ी भूमिका रही उसको क्रिएट करने में। उसका उदाहरण मैंने कई वीडियो में बताया है मित्रों, कि जिस प्रकार से स्टालिन ने हिंदुत्व को, जिस प्रकार से सनातन को, जिस प्रकार से हिंदी को, जिस प्रकार से दिल्ली को, जिस प्रकार से मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये किस बात का परिचायक था? ये परिचायक था भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव का, भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ती हुई स्वीकारोक्ति का। लेकिन उसका लाभ मिला नहीं। लेकिन बीजेपी को लाभ एक है दोनों स्थिति में। अगर स्टालिन बन गए मुख्यमंत्री फिर से, तो मैंने बताया था एक वीडियो में मित्रों, पलानीसामी के पास अब समय नहीं है तीसरी बार चुनौती देने की एमके स्टालिन को। अब पलानीसामी अन्नामलाई को रोक भी नहीं पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपाय भी नहीं बचा है, कोई कारण नहीं बचा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सहारे रहे, भरोसे रहे। कोई कारण नहीं बचा है नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास, जिस कारण से फिर से भारतीय जनता पार्टी पलानीसामी की AIADMK से तालमेल करे। भारतीय जनता पार्टी के पास कई कारण बने हैं नए, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी पलानीसामी को छोड़कर जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर पलानीसामी को छोड़कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर आएगी तमिलनाडु की राजनीति में, जो विजय और स्टालिन के खिलाफ, स्टालिन और विजय की राजनीति के खिलाफ एक तीसरी शक्ति के रूप में बीजेपी के नेतृत्व में उदय हो सकता है, जिसमें जुड़ेंगे टीटीवी दिनाकरन, जिसमें जुड़ेंगे पट्टाली मक्कलकाची के रामदास, जिसमें जुड़ेंगे तमिल मनीला कांग्रेस पार्टी के लोग, जिसमें जुड़ सकते हैं पनीर सेल्वम, जिसमें जुड़ सकती है आने वाले दिनों में शशिकला की राजनीति। और ये वो राजनीति है दोस्तों जो नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स तमिलनाडु में, द्रविडियन नेशनलिस्टिक का तालमेल जिसके स्वरूप, विराट स्वरूप के रूप में तमिलनाडु में MG रामचंद्रन और जयललिता राजनीति किया करती थी, और जिस राजनीति के प्रतीक कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस को भी एक बड़ी संख्या में एक साइजेबल वोट मिला करता था तमिलनाडु में, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चूंकि द्रविडियन, जो DMK की भाषा में राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो उसका लाभ भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा। तो केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां बीजेपी चुनाव हारकर भी सरकार नहीं बना रही है, लेकिन जीतती हुई जरूर दिख रही है। चूंकि अमित शाह का कहना है कि चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ते केवल कि सत्ता में आ सके, हम चुनाव इसलिए भी लड़ते हैं कि हमारे विचारधारा का प्रसार हो सके, हमारा सांगठनिक विस्तार हो सके। तो विचारधारा के प्रचार और सांगठनिक विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी के हक में केरल और तमिलनाडु का परिणाम आता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।